केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा। दीदी खेला होवे मुंबई लोकसभा में होगा खेला होगा। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। सीएमपी का फुल फॉर्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूल नहीं। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। बराबरी का जो अधिकार सब नागरिक को जो दिए गए उसको बरकरार रखना है, उसकी रक्षा करना। ये करना है तो जरूरी है कि भाजपा को सरकार से दूर रखें। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं और कांग्रेस का ये सब खेला है। सामूहिक लड़ाई है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है। जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। एक स्ट्रांग नेशन की तरह जो भारत उभर के आया तो कई लोगों को आंखों में खटकता है। तो आज का सवाल है 24 में खेला होबे कि ना होबे, ये भी सवाल है या सिर्फ मेला ही मेला लगता रह जाएगा इंडिया अलायंस के नेताओं का। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे मित्र और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत मेरे साथ हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है, सांसद है, नेता है। सबसे पहले अंशुल जी, आज तो बीजेपी ने कह दिया आपकी मिसाइल में तो फ्यूल ही नहीं है, उड़ेगी कैसे? नहीं देखिए, ये पहले भी उड़ चुकी है। 2004 की मैं बात करना चाहता हूँ, जब इंडिया शाइनिंग चला हुआ था, एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ था धोखा देने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल विफल रहा और यूपीए 1 जीत कर आई। बहुत सारा उत्थान हुआ उस समय, गरीबों की जन कल्याण योजनाएं बनी। उस समय हुआ था कि औसत 8% ग्रोथ रेट हमें मिला था, औसत थी 10 साल की, और एक तरह से तोहफे में ये हमने 8% ग्रोथ रेट इस सरकार को दिया था, जिन्होंने इन्होंने ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। नोटबंदी लाकर, जीएसटी लाकर, लॉकडाउन कर कर, और जिस तरह यहाँ पर जो हमने विफलताएं देखी सरकार की, कोविड महामारी के जगह लॉकडाउन हुए, एक तरह से प्रवासी मजदूर जिस तरह कफन बांध कर घर पे निकले, उस समय यहाँ पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। और अभी भी यही हाल है। देखिए आप बेरोजगारी का हाल, यहाँ पर देखिए महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, 7.44 है, जो 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर है। यहाँ पर अगर कोई सब्जियां लेने जाए, दाल लेने जाए, तो सब लोग परेशान हैं। जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, वो बिल्कुल एक तरह से त्रस्त हैं यहाँ पर, और औद्योगिक उत्पादन तो हो ही नहीं रहा। तो इसके खिलाफ हमने एक मजबूत गठबंधन बुलाया है, इसका गठन हुआ है। यहां पर 2 मीटिंग हो गई है। ये कल्पना नहीं, ये कोई भविष्य नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। और इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि भाजपा को हटाना है, क्योंकि भाजपा नफरत फैलाती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और योग्य भी नहीं है। मणिपुर की हालत आपने देखी, आपने कवर की। हरियाणा में देखिए आपने क्या हुआ वहां पर। यहां पर सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, नफरत फैलाते हैं। बल्कि यहां पर तो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये नफरत का जहर यहां पर इस मुल्क में फैलाते हैं। तो यही उनकी विचारधारा है और उसी विचारधारा के हम खिलाफ। और एक मजबूत सशक्त संगठन, एक गठबंधन हमने तैयार किया है, ये सफल होगा। और ये वैसे भी बेचैन है। प्रधानमंत्री के आपने तो शब्द देखे, किस तरह के तुच्छ उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इसको बदनाम करने के लिए, इसको अपमानित करने के लिए। ये कहा कि ये आतंकवादी संगठन की तुलना की गई इसके साथ। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है,
उनकी एक गरिमा होती है, इनका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, इनकी वाणी इस तरह की होनी चाहिए, इनका वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की वो बात करें। इसका अर्थ यही है, इसका निष्कर्ष यही है कि वो बेचैन हैं, वो घबराए हुए हैं। घबराए हुए तो वो भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और सफलता के बाद ही थे, इससे बहुत पहले से थे, जब एक नई एकता का सृजन हुआ बिहार में, जब इन्होंने शिकस्त, एक बहुत भारी शिकस्त हुई कर्नाटक में, और वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, सीएजी रिपोर्ट तो खोल के देख ले, सीएजी रिपोर्ट की बात तो कर ले, जहां पर आयुष्मान भारत में 75 लाख लाभार्थी को एक ही नंबर से जुड़ा गया है। तो ये तो भाई भतीजे की बात ये करते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने भतीजों से ज्यादा इनको प्रेम हो गया, 2 भतीजों को उन्होंने टिकट दे दिया, रमन सिंह जी के और भूपेश बघेल जी के भतीजे को, उन्हीं के खिलाफ। तो परिवारवाद की बात ये करते हैं, भाई भतीजे की बात ये करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और एक तरह से अपने आप ही को आईना दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भी भाजपा। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे, अंशुला विजीत जी कह रहे हैं कि ये वही वैसे ही हमारी मिसाइल टेक ऑफ करेगी जैसे 2004 में करी थी। आपको लग रही है उम्मीद इनकी मिसाइल टेक ऑफ करेगी जैसे 2004 में सरकार बना ली थी? वैसे दीपक जी, एरोस्पेस का सिटी बेंगलुरु माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2018 में जब कर्नाटक का चुनाव ये लोग जीते थे, उसके बाद ऐसे ही मिसाइल टेक ऑफ की थी। याद करिए, आज से ज्यादा नेता थे बेंगलोर की वो बैठक, याद करिए, रैली, सब एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए, हाथ मिला के खड़े थे, और फिर वो ऐसी टेक ऑफ की कि कहीं लैंड ही नहीं की। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, पता ही नहीं लगा कहां चले गए, वो सब खत्म हो गया। इसीलिए इनके सामने समस्या क्या है कि अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए ये वो लोग हैं जो कोई पहली बार सत्ता में आने का दावा नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक देश में सत्ता में रहे हुए हैं, सत्ता में रह के चुकाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं, आतंकवाद का समर्थन करके अघाए हुए हैं, और इतना ही नहीं, कई लोग तो पद छोड़कर भगाए हुए हैं, जैसे राहुल गांधी जी 2 बार छोड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, तो मोदी जी जांचे परखे आजमाए हुए हैं, तपे तपाए हुए हैं। तो मुझे लगता है दोनों में कोई अंतर नहीं। अब मैं फैक्चुअल उत्तर भी दे देता हूं। जो उन्होंने कहा देश में बड़ा नफरत का माहौल है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की घाटी में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे होते हुए धमाके से लेके केरल में फादर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया जाना, स्कूल में बच्चों के सामने आकर कट्टरपंथी आतंकवादियों के द्वारा, वो कोई वो थोड़ी था, वो नफरत का माहौल थोड़ी था, सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था जो सुनाई पड़ रहा था उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और पूरे देश में चेन्नई से लेके और हैदराबाद तक, चंडीगढ़ से लेके मुंबई तक, दिल्ली तक, गुवाहाटी, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, नागपुर में जो बम के धमाके होते थे वो भी कुछ थोड़ी था। वो न नफरत था न डर था। जब देश के हर नागरिक को दिखता था कि बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना मत, बम विस्फोट हो जाएगा, वो डर नहीं था, उसमें तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत याद आ रहा था। और भ्रष्टाचार की मैं बात कहना चाहता हूं, कितने 2G घोटाला, कोयला घोटाला, वो सब तो छोड़िए, भारत के इतिहास में 2 ही ऐसे मौके हुए जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में साबित हो गए कोर्ट के द्वारा, और दोनों बार कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। ये एक 1994 पीवी नरसिम्हा राव, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जब ये साबित हो गया कि उन्होंने रिश्वत देकर अपनी सरकार बचाई, पर वो सांसदों पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि विश्वास मत पर हुई वोटिंग की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर प्राप्त है। अब ये तो साबित, उस समय तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा सत्ता में थी क्या, और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी धांधली भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध करके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था। इसलिए मैंने कहा, और भारत के इतिहास में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री आए भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में, तो स्वर्गीय राजीव गांधी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी आरोप लगाते 2014 के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे इन सब का तो इतिहास बहुत पुराना है। भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, अपराधीकरण हो, अक्षमता हो, वो सारी की सारी चीजें देश को अच्छी तरह पता है। इसलिए जो मोदी जी ने कहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन 3 के ही यह प्रतीक है। और आज भी आप देखिए, ये मुंबई में एकत्र हो रहे हैं,
देखिए कितनी मजे की बात है कि कलकत्ता में अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जिस ढंग से हत्याएं करवा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अब बेंगलोर में आके कहते नहीं ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब बताइए जो कुछ भाषा छत्तीसगढ़ में जाके केजरीवाल जी बोल रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में इनके नेता बोल रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी इनके खिलाफ, तो साफ दिखाई पड़ता है कि अविश्वास से भरे हुए, अंतर्विरोध से भरे हुए इस गठबंधन पर देश की जनता के विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठ सकता। और अंत में मैं कहूंगा, दीपक जी जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनके पता है डरा हुआ वो होता है जो अपने जानी दुश्मनों से भी हाथ मिला ले। इसीलिए मैंने बंगाल में कांग्रेस और ममता जी का उदाहरण दिया। डरा हुआ वो होता है जो अपने नाम का चेहरा बदलने की कोशिश करे, मुखौटा बदलने की कोशिश करे। देश की जनता देख रही है कि ये दोनों हरकतें कौन करता नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अब ना सबको एक एक बार बोलने के बाद टाइमर लगा देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। 90 सेकंड का टाइमर लगा दिया जाए ताकि अपने सीमित समय में अच्छी बात रखी जा सके। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई मैं तो चेहरा हूं ही नहीं, लेकिन आपकी पार्टी पोस्टर लगाती है मुंबई के अंदर, देश मांगे नीतीश कुमार। तो क्या देश वाकई नीतीश कुमार मांग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, सवाल हमसे कई पूछे जा रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, हमारे मैनिफेस्टो क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा क्या होगा, हमारा कन्वेनर कौन होगा, स्पोक्स पर्सन से लेकर के तमाम सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये सच है कि इन्होंने कहा यूपीए ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन एनडीए के संस्थापक 4 सदस्यों में केवल इनका दल बचा है। इसलिए एनडीए नाम का ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी अधिकार इन्हें नहीं है। और इस एनडीए की हालत क्या है, एनडीए से हम लोगों के मतलब मोदी जी के कार्यकाल में एनडीए की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। एनडीए की बैठक तब हुई जब इन्हें लगा कि इंडिया का जो ब्लॉक है ये एक मजबूत सुगठित आकार ग्रहण करने लगा है और 26 दलों का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, तो जल्दबाजी में, हड़बड़ में इधर से उधर तोड़ करके, फोड़ करके इन लोगों ने 38 दल बना लिए। एक दल के कई टुकड़े करा करके उनको भी दलों की संख्या में जोड़ लिया। अब इनका कन्वेनर कौन है, इनसे जरा पूछ लीजिए। एनडीए तो बहुत पुराना अलायंस है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है जरा ये भी इनसे पूछ लीजिए। इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है जरा इनसे पूछ लीजिए। इसलिए कि या तो एनडीए की जरूरत इनको नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे कि एक आदमी सब पर भारी है, तो मैं तो इतना कहूंगा तो फिर 38 दलों को आपने ठगने के लिए जोड़ा है। देखिए, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। 15 दलों के साथ पटना से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की। 26 दल बेंगलुरु पहुंचे, आज 28 दल हैं। ये सिलसिला आगे जाएगा और इनके कई संगठन, वो भी जो इनके रवैये को देखते हुए उनके मन में जो उद्विग्नता है। अब उदाहरण है, इसमें पैनल में एलजेपी है, एलजेपी के 2 टुकड़े हैं और एक सीट पर दोनों का मल्ल युद्ध जारी है। तो हालत यह है कि आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारे घर में झांकने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को, दीपक जी बस 30 सेकंड में ले रहा हूं, देखिए अब इनको ये पता है कि ये किसी सूरत में 24 में लौटेंगे नहीं, और देश को भी ये जानकारी होनी ही चाहिए कि विवेक देवराय का जो खतरनाक बयान है संविधान बदलने को लेकर के, जो इनकी कार्यशैली है, देश में जो सामाजिक विद्वेष, इनके धार्मिक ध्रुवीकरण के नारों और इनके जो कार्यकलाप है उससे जिस तरह से बढ़ा है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर किया गया है, मुझे ऐसा लगता है देश को भी इनसे मुक्ति चाहिए। चीनी नागरिक की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई, राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। चीनी नागरिक इसमें चंग चुंग लिंग है। अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, ये भी राहुल गांधी ने पूछा है। किसका पैसा बाहर भेजा गया, ये भी पूछा है उन्होंने। ये भी पूछा है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी क्यों नहीं बुलाई गई, ये भी पूछा है उन्होंने। और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट कैसे दे दी, और वही आदमी अडानी का आज एम्प्लॉय है, ऐसा कैसे हो गया, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। तो अडानी लैंड हो चुके हैं। सुधांशु जी क्या कहेंगे इन एलिगेशंस पर राहुल गांधी के? देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने बोला तो लिंक तो बहुत साफ दिख रहा है।
दीपक जी, पिछले 2 सालों से जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई विदेश में एक खबर छपती है। कभी ग्रेटा थनबर्ग, तो कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, तो कभी किसानों को लेके, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। और यह महज संयोग है कि मतलब कल ही निर्णय हुआ कि संसद का सत्र 18 सितंबर से होगा और आज रिपोर्ट आ गई। अद्भुत संयोग नहीं लगता है लोगों को? और 1 सप्ताह पहले जब G20 की रिपोर्ट आनी थी, बिल्कुल जो राहुल गांधी जी ने पूछा, मैं भी कह रहा हूं, ये पैसा किसका है? क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि शंघाई टू शिकागो, तमाम जगहों से चाइनीज गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का पैसा भारत के मीडिया में आ रहा था। न्यूज क्लिक वाले में पिछली बार याद करिए, हिंडनबर्ग के मुद्दे पे इन्होंने इतना ही हल्ला मचाया और उसके बाद जांच में क्या निकला? अमेरिकी कोर्ट ने हिंडनबर्ग को कोई रिपोर्ट छापने पे रोक लगा दी, क्योंकि पता चला कि उसने खुद फॉरवर्ड ट्रेडिंग की थी, यानी उसने खुद ही शेयर खरीदे, फिर वो उसने रिपोर्ट निकाली ताकि शेयर नीचे जाएं और फॉरवर्ड ट्रेडिंग से करोड़ों कमाए। मगर मुझे तो रिश्ते में एक और बात लगती है, खाली उसकी रिपोर्ट छपने से शेयर मार्केट नीचे नहीं गिरता। अगर कांग्रेस पार्टी ने यहां हल्ला नहीं मचाया होता तो मुझे तो ये लिंक समझ में नहीं आ रहा है बहुत, या यूं कहें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि विदेश में कोई ना कोई चीज छपती है, कांग्रेस यहां उसको सिंक्रोनाइज करती है, उसको बात को उठाती है, और हर उस संवेदनशील विषय पे जब संसद का सत्र होने वाला होता है और कालांतर में जांच होने पे कुछ समय के बाद वो चीज के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं निकलता। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, 6 महीने पहले की तो बात है, LIC बिक गया, SBI खत्म हो गया, लोगों की पैसे डूब गए, LIC की पॉलिसी नहीं मिलेगी। LIC ने ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। SBI ने पिछले क्वार्टर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो रिलायंस से भी ज्यादा है। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा SBI ने दर्ज किया, जो ये कह रहे थे कि बिक गया। इसलिए मुझे लगता है कि जो उसमें वर्ड है ना, मोदी के क्लोज, अब ये जो वर्ड है बिल्कुल जो कांग्रेस वर्ड प्रयोग करती है, वरना कोई अखबार किसी आधार के ऊपर यह बात लिखना चाहिए। तो मुझे तो यह बात बहुत साफ समझ में आ रही है, जो कुछ पिछले 2 साल में संसद के सत्र से पूर्व हो रहा था, संसद के सत्र की डेट आते ही एक बार पुनः वही हो रहा है। और मैं पुनः कह रहा हूं, विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनको कौन बुलाता है भारत की यूनिवर्सिटीज में? हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 2014 कभी किसी विश्वविद्यालय ने नहीं बुलाया उन्हें बोलने के लिए। विदेश में ही बुलाते हैं, विदेश में ही छपता है। अब जॉर्ज सोरोस है या जो भी है, इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। चूंकि 6 महीने पहले की जो बातें थी वो जांच के बाद उनमें से कुछ भी सत्य नहीं पाया गया। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टेक्निकल जांच की एजेंसी में होगी, पर पॉलिटिकली ये पूरा कनेक्शन साफ दिख रहा है, जो पिछले 2 साल से दिख रहा था। पूरा कनेक्शन। भाई अंशुल जी, आप भी शेयर मार्केट को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब इस तरह के आरोप लगाती है ना, तो शेयर मार्केट में उथल पुथल मच जाती है और कई सारे लोगों का नुकसान भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और उसके बाद अंतिम झटका तो इंडियन इकोनॉमी को ही लगता है। आप इस तर्क से सहमत हैं अंशुल, मेरे इस तर्क से? देखिए, भाजपा के माननीय तर्जुमान ने जवाब नहीं दिया उत्तर का। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी जी के बीच में क्या साठगांठ है, क्या मित्रता है, किस तरह के इस सरकार और अडानी जी के बीच में कौन से समझौते हैं? भाई सवाल तो बिल्कुल आपके सामने है ना, पहली बार तो नहीं पूछ रहे हैं हम, कई महीने से पूछ रहे हैं। और अगर जो कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है तो वो करे, सवाल उनसे, जो उन्होंने सवाल वाजिब पूछे वो हम भी पूछ रहे हैं और उससे पहले से पूछ रहे हैं कि कौन से समझौते हैं भाई। और अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं, आप अंग्रेजी अखबारों का, जो विदेशी अखबार हैं उनका उन पे शक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रति तो आप बड़े श्रद्धालु हो गए थे, बड़ी आस्था व्यक्त कर रहे थे और उन्हीं की खबर उछालने लगे। और उससे पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले तो ये कह रहे थे, उसी न्यूयॉर्क टाइम्स को अपमानित करने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। जब महामारी के समय इतनी अयोग्यता दिखाई इस सरकार ने, जब अंत्येष्टि की आग से रात बिल्कुल दोपहर होने लगी और ये तस्वीरें जब आई, तब न्यूयॉर्क टाइम्स में तब आपने कितना अपमानित किया। और उसी न्यूयॉर्क टाइम्स को आप कह रहे हैं कि कितने ये बिल्कुल सत्यवादी हैं, सत्य खबर लाते हैं, पत्रकारिता की उनकी तारीफ करने लगे। यही तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। हम बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं
कि क्या कनेक्शन है अडानी जी के और इस सरकार के बीच में, इतने कनेक्शंस क्यों दिए जा रहे हैं, ये शेल कंपनीज कैसी हैं, ये राउंड ट्रिपिंग कैसी हुई, ये सीक्रेट एंटिटीज किस तरह की हैं, यहां पर अडानी जी का अपना स्वयं पैसा इस कंपनी में कैसे लग रहा है जिससे मैनिपुलेशन हो रहा है भाई, किस तरह से। अरे ये साफ है, आपको भी आश्चर्य होता होगा कि सेबी के वही एक वरिष्ठ एक व्यक्ति जो जांच कर रहा है उन्हीं की कंपनी में डायरेक्टर हो गया, आपको जरा सा भी शक नहीं लगता? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जरा सा भी शक नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? यहां पर कमाल हो गया है मतलब। और कुछ कहने की बात है, कुछ जरूरी है कहना। एक व्यक्ति जो इतने 8 साल पहले दुनिया का 600 उसका स्तर था, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर हो जाता है 8 साल में, तो जरा सा भी शक पैदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बताइए सुधांशु जी, क्या जवाब है आपका अंशुल के तर्क? देखिए, अंशुल जी को शायद याद नहीं होगा, जब हम लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कोट की थी तो हमने क्या कहा था, ये वो अखबार है जिसको कि विपक्ष के लोग एकदम वेद वाक्य जनार्दनम की तरह मानते हैं, हम नहीं, इसलिए हमने कोट किया था। और दूसरा शक तो और भी गहरा हो जाता है अंशुल जी, आपने कहा आप लोग पिछले कई महीने से कह रहे हैं, और पिछले 7-8 महीने में अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है पावर का? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का, और सैकड़ों एकड़ जमीन अलॉट कर दी राजस्थान की सरकार ने। अरे भाई, जब दिल्ली में इतना कह रहे हैं शेल कंपनी से पैसा आया, कैसे राजस्थान की सरकार ने अलॉट कर दी? और आज मैं आपसे कहूंगा, अभी बात करिए अपने मुख्यमंत्री से, कैंसिल करें उसको। उसके बाद आपको पता, माइंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को कहां मिला? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब माइंस का प्रोजेक्ट था तो सैकड़ों एकड़ जमीन पे अलॉट कर दी। अब समझ में नहीं आ रहा है, दिल्ली में ये हल्ला है और खटाखट वहां पे। और आपको पता है, पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को कब मिला? महाविकास अघाड़ी की सरकार में। चलिए, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार नहीं है, पर अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने पहले केरल में, जहां से आपके परम आदरणीय सम्माननीय, जिनको आप मानते, राहुल गांधी जी, जो अभी प्रवचन दे रहे थे, वही सांसद है, केरल की सरकार ने पोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया। मुझे समझ से बाहर है कि इधर अगर वो इतने कन्विंस्ड हैं उनकी पार्टी और राहुल गांधी जी, जिनके वाक्य को मैं कह रहा हूं, जैसे आप न्यूयॉर्क टाइम्स के वाक्य को एकदम सत्य का प्रतीक मानते हैं, वैसे ही राहुल गांधी जी के वाक्य को तो उससे भी ज्यादा मानते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, चीफ मिनिस्टर फिर क्यों नहीं मानते? चीफ मिनिस्टर एकदम उल्टा काम करते चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया है, हमने ईमानदारी से दिया है, हमने सबसे अच्छी कंपनी को दिया है, और अब पता लगने के बाद भी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अद्भुत है ना साहब, अद्भुत है ना साहब। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि ये बताएं कि इनकी राज्य सरकारें क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं, अगर दिया है तो कैंसिल क्यों नहीं कर रही हैं? दो में से एक बात सच हो सकती है, या तो आप राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सही है या दिल्ली में सही है, दोनों एक साथ। अच्छा अंशुल, मुझे आप मानते हैं ना अडानी चोर है, भ्रष्ट है, ये आरोप है आपका, मानते हैं राहुल जी? यही आरोप लगा रहे हैं ना? हम चाहते हैं जेपीसी हो। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं जेपीसी हो, पर आप प्राइमा फेसी तो उसको गलत मान रहे हैं ना? पानी पता तो चले। नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं ना। देखिए, एक मिनट, सवाल पूछना, विपक्ष का सवाल पूछना एक जुर्म कैसे हो जाता है, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं सर, आपका अधिकार है सवाल पूछना, मैं तो सिर्फ एक बात जवाब नहीं दे रहे। फिर आपके राज्यों में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों? छत्तीसगढ़ ने क्यों दिया माइनिंग का इतना 11,000 करोड़ का? राजस्थान ने सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी और वहां काम चल रहा है सोलर का, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब। आप कैंसिल कर दीजिए। अडानी तो हर रियासत करप्ट है ना? नहीं, देखिए, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। भाजपा के माननीय तर्जुमान ये कहते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त है, कोई सांठ-गांठ नहीं, कोई मेल मिलावट नहीं, कोई क्रोनिज्म नहीं, कोई कैपिटलिस्ट क्रोनिज्म, कुछ भी नहीं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हकीकत बताइए, अगर आप सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो जेपीसी कर लीजिए। लेकिन जो हम देखते हैं वो प्रधानमंत्री की खामोशी, जैसे हमने मणिपुर में देखी, मैंने माना दूसरी लहर हो, सरकार नहीं मान रही है, तो बिल्कुल गायब हो इस बात का जवाब तो दीजिए। हर रियासत, आपके राज्यों में अडानी को ठेके क्यों दिए जा रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। राजस्थान और छत्तीसगढ़, अगर आपके पास एक ही, यहां पे अडानी जो है वो ईमानदार है दीपक भाई, बाकी राज्यों में बेईमान। नहीं, दुनिया में ईमानदारी की बात नहीं है, ईमानदारी की नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी यहां पर कारोबारी बड़ा हो, हम चाहते हैं कि अगर उसके कारोबार पे कोई शक हो, अगर राउंड ट्रिपिंग पे, शेल कंपनीज पे, विनोद अडवाणी पे, अगर वहां पर कोई चीन का नागरिक कोई काम कर रहा हो, अगर उस पर शक हो तो उस पर जांच होनी चाहिए।
अगर चीन का कोई नागरिक, और चीन में आप जाते हैं, बड़ा बोलबाला है अभी इस वक्त, चीन का हमारी सरहदों पे तनाव रहता है, बरकरार है, और यहां पर कुछ कर नहीं रही है सरकार। अभी ब्रिक्स में मीटिंग हुई और ब्रिक्स की मीटिंग के बाद यहां पर चीन की ऐसी दुस्साहत कि वो नक्शा बदल दें और वो कहें अरुणाचल उनका हिस्सा है। देखिए मोदी जी की क्या उनकी मीटिंग के बाद ऐसा हुआ 4 दिन के बाद, तो उनका तो कोई कुछ है ही नहीं ना, कोई समझता नहीं चीन उनकी बात। अंशुल जी मैं क्या पूछ रहा हूं, आप चाइना चले गए, चीन में आप चाइना चले गए, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो बेसिक सवाल है। यहाँ पर चाइना का एक व्यक्ति, अरे मैंने आपकी ये बात भी मान ली, सब कुछ तो ऑन पेपर है मेरे भाई। अंशुल जी, सुधांशु जी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, जब आपकी सरकारें अडानी को ठेका देती है तो आपकी सरकार ईमानदार है, सिर्फ मोदी जी बेईमान है? हमारी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, निवेश ला रही है, लोगों का उत्थान कर रही है। अडानी से क्यों ला रही सर? और कारोबारी उनको दीजिए ना, वो आप तो कह रहे हैं मोदी जी फेवर करते हैं, वो निवेश कर रहे हैं। अगर वो नहीं, वो निवेश कर रहे हैं, अगर वो निवेश कर रहे हैं, हम क्या करें तो निवेश, पैसा कहां से, इनके साथ करें तो भ्रष्टाचार, हम तो नहीं पता, हम तो जेपीसी, उसके बावजूद हम जेपीसी बनाना चाहते हैं। तो जरा सोचिए ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं, उसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं कि जेपीसी क्यों नहीं? ठीक है, और सवाल सुधांशु जी आपका एक छोटा जवाब, फिर मैं राजीव और धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। सवाल तो पूछिए छोटा सा। नहीं ठीक बिल्कुल मैं छोटा सा जवाब देता हूं, दोनों बात क्या है यहाँ पर, पहली बात तो बहुत, मैं जेपीसी का भी जवाब देता हूं मान्यवर। ऐसा है कि पहली बात तो बहुत साफ हो गई, कांग्रेस के लिए जब वो सत्ता में है तो अडानी का पैसा निवेश है, जब वो विपक्ष में है तो विद्वेष है, यानी बहुत साफ हो गया। मतलब अपने राजनीति जैसे जब वो चुनाव हार जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र की विजय हो जाती है। जब राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिल जाती है तो लोकतंत्र के भारत में न्यायालय पे भी कब्जा हो गया है, और जैसे उनको न्यायालय से राहत मिलती है तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं साहब ये लोकतंत्र की वजह, अपने राजनीतिक लाभ हानि। अब जेपीसी का जवाब देता हूं मान्यवर। ऐसा है, यह विदेश में छपी खबर है। अब जैसे हिंडनबर्ग विदेश की एजेंसी है, आप मुझे बताइए भारत की पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा कानून है जिसमें आप विदेश में की किसी कंपनी जो भारत में काम न कर रही हो, जो भारत में काम कर रही हो उसको आप बुला सकते हैं, उसको आप बुला सकते हो और बाध्य कर सकते हो अपने सामने किसी भी प्रकार की गवाही देने के लिए। आप बता दें, आप लोग तो इतने समय तक शासन में है और आपका तो परिवार इतना अनुभवी रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब याद दिलाना चाहते हैं अरे भाई जेपीसी, मैं यही तो कह रहा हूं, जेपीसी किसी विदेशी कंपनी को बुला ही नहीं सकती। क्यों जांच करने लगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद? मैं अरे भाई मेरी बात तो सुनिए मान्यवर, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बेस मान रहे हैं तो आपके लिए गवाही हिंडनबर्ग की तरफ से बुलाना पड़ेगा। सेबी ने तो अपने सोर्सेज से जांच किया जिस पे आपको भरोसा नहीं, यानी अब हिंडनबर्ग को आप बता दें पार्लियामेंट का कौन सा ऐसा क्लॉज है भारत के कानून या संविधान का जिसमें एक विदेश की कंपनी को बुलाया जा सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस जमाने में बोफोर्स हुआ था उस जमाने में भी हम विदेश से नहीं बुला पाए थे, बल्कि हुआ यह था कि भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एजेंसी हायर की थी फेयरफैक्स, विश्वनाथ प्रताप सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने जो जांच दी थी उसके बेस पे हुई थी, वी शंकरानंद की अध्यक्षता में जेपीसी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए भारत के संविधान में यह वाला अधिकार है जेपीसी को जिसके तहत बुला सके, और जब बुला ही नहीं सकते तो एक खामखां की बात करना है कि नहीं? ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, यह अडानी वाला मुद्दा चिपक पाएगा? मैं और सीरियसली इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 में आप रफेल निकाल के लाए, अभी 2024 में अडानी आ रहा है, आपने इंडिया अलायंस बनाया है, लेकिन आरोप आपके वही हैं पूरे 5 साल वाले, नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, महंगाई बहुत है, ये मतलब ये सदाबहार मुद्दे हैं 30 साल से इलेक्शन देखते देखते। तो राजीव जी कुछ नया नैरेटिव, कुछ नया विमर्श बना ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए नैरेटिव तो खैर बन रहा है, और जब जनता चाह लेती है तो सब कुछ हो जाता है। अब मैं एक बात कहूँगा, बार बार ये सवाल उठता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी को काम कैसे मिलता है। अगर वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार साबित करने का काम तो आपकी एजेंसीज का है ना। आप ईडी को जांच करने नहीं देंगे, आप सीबीआई के छापे मरवाएंगे नहीं, आप जेपीसी कराएंगे नहीं। जो आरोप हिंडनबर्ग के जरिए जारी हुए, उन आरोपों को जो पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन था उसने बाजाप्ता ईडी को सौंपा। वो उन आरोपों के पीछे हिंदुस्तान के सांसदों का शिष्टमंडल जा चुका है पहली बार, और
बिडिंग प्रोसेस क्या है? बिडिंग प्रोसेस में चूंकि आपने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इतने सारे काम अडानी को दिए हैं, भ्रष्टाचार एक अलग प्रश्न है। और आज तकनीकी तौर पर जब भी बिडिंग प्रोसेस में टेक्निकल एलिजिबिलिटी का सवाल आएगा तो उनका बस्ता मोटा है और इसीलिए उनको उस टेक्निकल बिडिंग में एज मिलेगा। प्राइस बिडिंग उसके बाद का पार्ट है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को वो compete करने की स्थिति में होंगे। सुधांशु जी, भाव भंगिमा मैं आपकी देख रहा हूं, विनम्रतापूर्वक मैं कहूंगा कि काफ़ी लंबा आपने देश को संदेश दे दिया है, बस 30 सेकेंड धैर्य से सुन लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बात का क्या जवाब है? सुधांशु जी केवल 2 लाइन में बता देंगे कि जिसने जांच की उसको उसका इनाम मिला, तो जांच के नतीजे प्रभावित हुए तभी आपको ये सम्मानजनक पद बाजाप्ता निदेशक मंडल में आपको एनडीटीवी में शामिल किया गया। तो सेबी के द्वारा किए गए जांच की जो प्रामाणिकता है उस पर ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए इसको रीओपन करना चाहिए और इस जांच को सेबी को किसी दूसरे अधिकारी से कराना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यहां से धीरेन जी के पास चलता हूं। धीरेन जी, ये मुद्दा बनेगा चुनाव में 2014 में अडानी, इसमें सुनीता विश्वनाथ, जॉर्ज सोरस, सब नाम आ रहे हैं कि जॉर्ज सोरस जो है ये चलाते हैं, ये जो संस्था है जिसकी रिपोर्ट आज सामने आई है, और जॉर्ज सोरस का एजेंडा कैसा है मोदी सरकार के लिए सब जानते हैं, वो विरोध करते हैं। देश के लोग दीपक भाई अब नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी जी को सीरियसली, तो उन पर भी मुझे बोलना पड़ेगा। हमारे सहयोगी ने बहुत देर बोला है उनपे। ये सब मुद्दा कहाँ चलने वाला? वही पुराने डब्बे, खाली डब्बे में नया रैपर लगाते कितना बार खाली डब्बा लोग देखेंगे? जदयू के प्रवक्ता को चाहिए कि अपने नेता, अगर उनके नेता की थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वो इनको मान नहीं रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी इस तरह का प्रश्न करें तो शायद हम लोग उस पर विचार भी करें, लेकिन ये राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर खो का रुमाल लेके और वो आगे पीछे रखते जाए और उसी रुमाल को लेके हम लोग दौड़ते रहे, जिसको देश की मीडिया पे भरोसा नहीं, जिस आदमी के यहाँ के संस्थाओं पे विश्वास नहीं। अरे तो कांग्रेस का जो है एक पुरानी आदत रही है अवसरवादी और चीन विस्तारवादी, अब दोनों का संयोग हो गया है। अब ये लोग जो है अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। अब देखिए वो पढ़ते हैं ग्लोबल टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनको समझ में आता नहीं है या समझ नहीं पाते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो देशी अखबार पढ़ते नहीं है। देश की संस्थाओं, देश के प्रधानमंत्री, देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। उनकी बातों का क्या जवाब दे? वही एक ही चीज वो चाहते हैं कि किसी तरह से नैरेटिव एक सेट करे, जेपीसी की मांग करे, सरकार जेपीसी का गठन कर दे, तब तक हम हल्ला करें कि ये देखो हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने 2 सरकारें गंवाई है, वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये इसी तरह की चाल लगातार चलते रहते हैं। जब भी कहीं वो निकलते हैं विदेश की धरती पर, कुछ न कुछ, सुधांशु जी ने भी कहा न, किसी न किसी अखबार की प्रति लेके और वो बैठ जाते हैं, एक बार हिंदी और एक बार अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं और फिर उसका डिबेट चालू हो जाता है। देखिए इन सब चीजों से ये जो गठबंधन है ना, अभी तक इसमें संयोजक तो बना नहीं है। अभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जो है करप्शन कलेक्शन का कोलैबोरेशन है, वाले लोग जो है कलेक्शन करते तो उसी का कोलैबोरेशन है, जिसका नाम इन लोगों ने दे दिया गठबंधन नाम। ठीक है, अब इसी में देखिए आज के डेट में इन लोगों को अपना एक संयोजक तक नहीं तय हो पा रहा है। मुझे बहुत दुख है एक बिहारी होने का। बिहार के हमारे नेता 4-5 राजधानियों में घूम चुके हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। अरे भाई, प्रधानमंत्री के पद से तो उनको पहले ही हटा दिया। आज के समय में बोलिए 5-5 दावेदार संयोजक के भी हो गए। अब जाए तो कहाँ जाए? यहीं पर चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत जाते हैं तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि नेहरू जी के अलावा 3 चुनाव लगातार किसी ने नहीं जीते और कांग्रेस रिकॉर्ड बनाएगी। 10 साल वो सत्ता से बाहर रही और 15 साल क्या फिर से रहेगी? ये कांग्रेस के लिए बड़े आत्मनिरीक्षण का वक्त है, इसीलिए नैरेटिव नए बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसला होता है जनता जनार्दन का और वही करेगी 2024 में जनता जनार्दन फैसला। आगे बढ़े देश हित के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, 5 तस्करों से 1 दर्जन अवैध हथियारों का जखीरा बरामद।
छत्तीसगढ़ के बेमतारा में नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। एमपी की रीवा में सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत। उन आरोपों को जो पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन था उसने बाजाप्ता ईडी को सौंपा। वो उन आरोपों के पीछे हिंदुस्तान के सांसदों का शिष्टमंडल जा चुका है पहली बार। और बिडिंग प्रोसेस क्या है? बिडिंग प्रोसेस में चूंकि आपने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इतने सारे काम अडानी को दिए हैं, भ्रष्टाचार एक अलग प्रश्न है। और आज तकनीकी तौर पर जब भी बिडिंग प्रोसेस में टेक्निकल एलिजिबिलिटी का सवाल आएगा तो उनका बस्ता मोटा है और इसीलिए उनको उस टेक्निकल बिडिंग में एज मिलेगा। प्राइस बिडिंग उसके बाद का पार्ट है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को वो compete करने की स्थिति में होंगे। सुधांशु जी, भाव भंगिमा मैं आपकी देख रहा हूं, विनम्रतापूर्वक मैं कहूंगा कि काफ़ी लंबा आपने देश को संदेश दे दिया है, बस 30 सेकेंड धैर्य से सुन लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बात का क्या जवाब है? सुधांशु जी केवल 2 लाइन में बता देंगे कि जिसने जांच की उसको उसका इनाम मिला, तो जांच के नतीजे प्रभावित हुए तभी आपको ये सम्मानजनक पद बाजाप्ता निदेशक मंडल में आपको एनडीटीवी में शामिल किया गया। तो सेबी के द्वारा किए गए जांच की जो प्रामाणिकता है उस पर ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए इसको रीओपन करना चाहिए और इस जांच को सेबी को किसी दूसरे अधिकारी से कराना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यहां से धीरेन जी के पास चलता हूं। धीरेन जी, ये मुद्दा बनेगा चुनाव में 2014 में अडानी, इसमें सुनीता विश्वनाथ, जॉर्ज सोरस, सब नाम आ रहे हैं कि जॉर्ज सोरस जो है ये चलाते हैं, ये जो संस्था है जिसकी रिपोर्ट आज सामने आई है, और जॉर्ज सोरस का एजेंडा कैसा है मोदी सरकार के लिए सब जानते हैं, वो विरोध करते हैं। देश के लोग दीपक भाई अब नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी जी को सीरियसली, तो उन पर भी मुझे बोलना पड़ेगा। हमारे सहयोगी ने बहुत देर बोला है उनपे। ये सब मुद्दा कहाँ चलने वाला? वही पुराने डब्बे, खाली डब्बे में नया रैपर लगाते कितना बार खाली डब्बा लोग देखेंगे? जदयू के प्रवक्ता को चाहिए कि अपने नेता, अगर उनके नेता की थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वो इनको मान नहीं रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी इस तरह का प्रश्न करें तो शायद हम लोग उस पर विचार भी करें, लेकिन ये राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर खो का रुमाल लेके और वो आगे पीछे रखते जाए और उसी रुमाल को लेके हम लोग दौड़ते रहे, जिसको देश की मीडिया पे भरोसा नहीं, जिस आदमी को यहाँ के संस्थाओं पे विश्वास नहीं। अरे तो कांग्रेस का जो है एक पुरानी आदत रही है अवसरवादी और चीन विस्तारवादी, अब दोनों का संयोग हो गया है। अब ये लोग जो है अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। अब देखिए वो पढ़ते हैं ग्लोबल टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनको समझ में आता नहीं है या समझ नहीं पाते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो देशी अखबार पढ़ते नहीं है। देश की संस्थाओं, देश के प्रधानमंत्री, देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। उनकी बातों का क्या जवाब दे? वही एक ही चीज वो चाहते हैं कि किसी तरह से नैरेटिव एक सेट करे, जेपीसी की मांग करे, सरकार जेपीसी का गठन कर दे, तब तक हम हल्ला करें कि ये देखो हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने 2 सरकारें गंवाई है, वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये इसी तरह की चाल लगातार चलते रहते हैं। जब भी कहीं वो निकलते हैं विदेश की धरती पर, कुछ न कुछ, सुधांशु जी ने भी कहा न, किसी न किसी अखबार की प्रति लेके और वो बैठ जाते हैं, एक बार हिंदी और एक बार अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं और फिर उसका डिबेट चालू हो जाता है। देखिए इन सब चीजों से ये जो गठबंधन है ना, अभी तक इसमें संयोजक तो बना नहीं है। अभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जो है करप्शन कलेक्शन का कोलैबोरेशन है, वाले लोग जो है कलेक्शन करते तो उसी का कोलैबोरेशन है, जिसका नाम इन लोगों ने दे दिया है गठबंधन नाम। ठीक है, अब इसी में देखिए आज के डेट में इन लोगों को अपना एक संयोजक तक नहीं तय हो पा रहा है। मुझे बहुत दुख है एक बिहारी होने का। बिहार के हमारे नेता 4-5 राजधानियों में घूम चुके हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। अरे भाई, प्रधानमंत्री के पद से तो उनको पहले ही हटा दिया। आज के समय में बोलिए 5-5 दावेदार संयोजक के भी हो गए। अब जाए तो कहाँ जाए? यहीं पर चलते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत जाते हैं तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि नेहरू जी के अलावा 3 चुनाव लगातार किसी ने नहीं जीते और कांग्रेस रिकॉर्ड बनाएगी। 10 साल वो सत्ता से बाहर रही और 15 साल क्या फिर से रहेगी?
ये कांग्रेस के लिए बड़े आत्मनिरीक्षण का वक्त है, इसीलिए नैरेटिव नए नए बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसला होता है जनता जनार्दन का और वही करेगी 2024 में जनता जनार्दन फैसला। जी